जी क्लास आवाज आ रही है? ओके, सबसे पहले तो अपना मिड टर्म का फीडबैक दे दें क्लास। हाउ वाज योर मिड टर्म, हाउ वाज द पेपर? टाइम पे हो गया था सबका? मैंने देखा था विद इन 5 आवर्स तो सबका हो गया था, सिर्फ 2 स्टूडेंट सबमिट नहीं करवा सके थे। एक सैफ नहीं सबमिट करवा सके थे और एक अरीबा आप नहीं करवा सकी थी सबमिट। क्यों? आई गेस 5 आवर ड्यूरेशन वाज टू मच। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो विद इन 2 आवर्स भी सबमिट करवा दिया था। लाइक हमाद ने सबमिट करवा दिया था, साकिब कुछ मिनट्स लेट थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करवा दिया था, लाइबा ने टाइम पे सबमिट करवा दिया था। सो बाकी लोगों ने विद इन 5 आवर्स तक भी आप दोनों ने सबमिट नहीं करवाया, सैफ एंड अरीबा। अच्छा, उन्होंने छोड़ ही दिया, स्किप कर दिया। ओके, एंड व्हाट अबाउट सैफुल्ला? उन्होंने भी छोड़ दिया? ओके, एनी हाउ फाइनल पेपर भी आपका जो है वो इसी तरीके का होगा, बल्कि मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो लॉजिकल और रीजनिंग होगा और उसमें टॉपिक्स थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जो है वो हमने बेसिकली के डिफरेंट पिलर्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 बेसिक पिलर्स हैं: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जिसमें इनकैप्सुलेशन हम देख चुके हैं, हाइडिंग ऑफ डेटा। अच्छा, इनकैप्सुलेशन को हम 2 टर्म्स में भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज थ्रू क्लास। क्लास के अंदर हमने जो भी एट्रीब्यूट्स हैं और जो भी मेथड्स हैं उनको इनकैप्सुलेट कर दिया विद इन अ क्लास, तो वो भी सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन है हमारे पास। और उन एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें, अगर तो वो नॉन स्टैटिक फील्ड्स हैं, तो हमें पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ वी हैव टू एक्सेस ऑल द डाटा मेंबर्स एंड ऑल द मेंबर्स एंड मेथड्स। ठीक है, अगर वो पब्लिक हैं तो। मैं ओवरव्यू एक समराइज कर रही हूँ अब तक जो चीजें हम पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद जो है, अगर वो स्टैटिक फील्ड्स हैं तो सिर्फ क्लास के नाम के साथ हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज वन सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एज वेल। ये भी हमने क्लास के डाटा मेंबर्स और मेथड को इनकैप्सुलेट कर दिया विद इन अ क्लास के ब्रेसेस के अंदर। अब उनको एक्सेस करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट एक्सेस द क्लास, either directly by calling the name of class or by creating the object of the class। और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हम उसको उनको एक्सेस कर सकते हैं या क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज वन सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। अनदर सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग ऑफ डेटा बाय यूजिंग प्राइवेट डेटा मेंबर। आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स यूज कर लें, प्राइवेट डेटा फील्ड्स, प्राइवेट मेथड्स, और जब आप उनको एक्सेस करेंगे तो एक्सेस करने के लिए वो सिर्फ क्लास के अंदर से ही एक्सेस हो सकते हैं। तो अगर मैंने एक प्राइवेट मेथड बना ली है तो उसको अगर मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ तो उसी सेम क्लास में आई हैव टू क्रिएट अ मेन मेथड, और उस मेन मेथड से मैं उस प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन 2 टाइप्स की होती है, एक विद इन अ क्लास होती है और एक जो है थ्रू प्राइवेट मेंबर्स। और जब आपने किसी डेटा फील्ड को प्राइवेट कर दिया तो उसको आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते, और उनको एक्सेस अगर आपने करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे? आप जो है प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो या गेटर और सेटर मेथड यूज कर सकते हो। बट प्रॉपर्टीज यूज करो, गेट सेट मेथड यूज करो, दोनों की दोनों चीजें शुड बी पब्लिक। वो पब्लिक होंगी तभी आउटसाइड द क्लास आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये इनकैप्सुलेशन होगी। नेक्स्ट हमने देखा था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? अगर आपके साथ कोई ग्रुप मेंबर नहीं है साकिब तो आप अकेले बना लें।
अच्छा, प्रोजेक्ट आपका कितना कंप्लीट हो चुका है सबका? ठीक है, तो प्रोजेक्ट की ऐसा करें कि प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट कर दें और इस सैटरडे तक मुझे एक जो है वो वीडियो बना के सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप किस डायरेक्शन में काम करें। ऐसा ना हो कि वो जो फाइनल इवैल्यूएशन हो उस टाइम पे फिर मैं आपको कह रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं है ऐसे, तो मुझे एक आइडिया आ जाए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है सैटरडे तक, इस कमिंग सैटरडे तक आप मुझे प्रोजेक्ट की वीडियोस बना के सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। कर हाँ, व्हाट्सएप पे कर दें, सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओप की सारी चीजें मतलब जो जो पढ़ चुके हैं वो एक ओवरव्यू हो जाए, और जो चीजें आगे आपने यूज करनी है, ठीक है, तो आप उनको कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा उस वीडियो पे, या एक टेक्स्ट फाइल दे दीजिएगा। टेक्स्ट फाइल जो है उसमें सारी चीजें जो है आप जो है वो वर्बली डिफाइन कर दें। या अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में जो है वो मतलब आप थ्रू योर वॉइस आप एक्सप्लेन कर दें कि ये फीचर, लेट्स से इनकैप्सुलेशन, ये हमने यहाँ पे जो है वो अचीव हो रही है, यहाँ पे जो है हमने अप्लाई की है इनहेरिटेंस, अब जो है एब्स्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे तो वो आगे हम ऐड ऑन करेंगे। तो वो चीजें आप वर्बली भी बता सकते हैं, ओरली आप बता सकते हैं। हाँ, आप विंडोज फॉर्म पे बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। और आपने जो है वो पीएफ में फाइलिंग भी पढ़ी है बहुत डिटेल में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीएफ के प्रोजेक्ट्स में भी फाइलिंग बहुत अच्छे से यूटिलाइज की है। तो आप भी डेटाबेस तो आपको रिक्वायर्ड होगा, तो फिर आप फाइलिंग यूज करना चाहें, फ्रंट एंड पे आपके पास जो है वो आपके पास विंडोज फॉर्म होगा। विंडोज फॉर्म के थ्रू सारा डाटा कंट्रोल्स के थ्रू आपकी क्लासेस में जा रहा होगा। क्लासेस के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स कॉल हो रहे होंगे, मतलब लेट से अगर बटन क्लिक हो रहा है तो क्लास का मेथड कॉल हो जाए और जो काम परफॉर्म होना है वो हो जाए। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड में दे रहे हैं तो जैसे ही आप लॉगिन का बटन प्रेस करें तो वहां पे एक मेथड कॉल हो क्लास का। ठीक है, ये सारा काम जो है वो बटन के बैक एंड पे होगा, मतलब सारा काम होगा वही कोड जो हमें करना है, बस फ्रंट एंड पे हमारे पास बटन कंट्रोल्स और ये सब लेबल्स वगैरह होंगे। और बैक एंड पे आपके पास डेटाबेस के लिए फाइलिंग होगी। और अगर कोई डेटाबेस यूज करना चाह रहे हैं, लेट्स से एसक्यूएल सर्वर यूज करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर वो, फिर डेटाबेस में टेबल। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई एमएस एक्सेल के साथ कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, एमएस एक्सेस यूज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बट आपको ये देखना होगा कंपेटेबिलिटी कैसे बनानी है आपने, मतलब उसके लिए जो एक्स्ट्रा कोड आपको लिखना पड़ेगा वो कोड भी आप क्लासेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्लास बनाए, क्लास के अंदर मेथड हो, मेथड के अंदर जो है वो फाइल नेम, फाइलिंग का सारा काम या डेटाबेस का सारा काम उसके अंदर होना चाहिए। और जैसे ही कोई बटन क्लिक हो, लेट से आपको डेटाबेस से आपने लॉगिन और पासवर्ड, फ्रंट एंड पे लॉगिन का लेबल होगा, फिर टेक्स्ट फील्ड होगी, फिर पासवर्ड का लेबल, फिर टेक्स्ट फील्ड, और नीचे एक बटन है लॉगिन। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। अब जैसे ही मैंने लॉगिन जो है लॉगिन आईडी दी एबीसी और पासवर्ड दे दिया 123, जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया, बटन क्लिक करने पे क्या हो, वो एक क्लास को कॉल करे, क्लास का मेथड कौन सा, जहाँ पे आपकी फाइलिंग या डेटाबेस जो भी आपने कनेक्टिविटी दी है उसका मेथड कॉल हो जाए, और उस मेथड के अंदर वो दोनों चीजें टेक्स्ट फील्ड से उठें और दो वेरिएबल में, जैसे हम वेरिएबल स्टोर करते हैं उसमें स्टोर हो जाए। डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट गेट टेक्स्ट, वो आप ये मेथड यूज करके एक वेरिएबल में स्टोर करवाएं, दूसरे वेरिएबल में पासवर्ड रखवाएं, और उस यूजर नेम और पासवर्ड को फिर आप फाइलिंग के थ्रू अपने बैकएंड पे जहाँ डेटाबेस पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड स्टोर है वहां पे उसको मैच करवाएं। अगर वो मैच हो जाता है तो वहां पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स पे आ जाए लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं तो फिर अनसक्सेसफुल। बिल्कुल बना सकते हैं। एमडीआई मतलब? अदिल, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे, क्या पूछना चाह रहे हो? अदील, अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्लियर नहीं है क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट का आप वो दे रहे हैं, एक ही फॉर्म में मल्टीपल फॉर्म्स ऑन नहीं हो, आप दिस डॉट हाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करके प्रीवियस वाले जो है उसको हाइड कर दें। अब जब हम फॉर्म बना रहे होते हैं तो वो बैकएंड पे इनहेरिट उस पे जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट हो रही होती है। आपका जो एक्चुअल काम है, आपका एक्चुअल काम फॉर्म बनाने का नहीं है, आपका एक्चुअल काम फॉर्म के बैकएंड की कोडिंग है, उस पे आपने इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी है। बाकी जो आप फॉर्म बनाएंगे वो पेरेंट चाइल्ड वो खुद से डिजाइन कर रहा होगा।
वो आपको करने की जरूरत नहीं। आपका काम जो बैक एंड वाला कोड है, जो लॉजिक डिजाइनिंग है, वो लॉजिक डिजाइनिंग आपका काम है। ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों की मार्क्ड एक्टिविटी होगी। अच्छा देखो, डेटाबेस तो चाहिए होगी ना आपको। अगर आप फोन बुक बना रहे हो, अब मैं कह रही हूँ फोन बुक में आइटम ऐड हो रहे हैं, 10 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। अब मैं जब अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगी, अब मुझे कोई और रिकॉर्ड ऐड नहीं करवाना, मुझे सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए वो कहाँ से सर्च करेगा? सो इट मींस यू शुड हैव अ डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, जहाँ से वो रिट्रीव करके ला रहा है। सो डेटा स्टोर करने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। आप फाइलिंग यूज करें, बेस्ट तो ये है कि फाइलिंग सबसे आसान है। फाइलिंग आसान है ना सेंस कि उसकी कनेक्टिविटी आसान है। और अगर आप एसक्यूएल कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं। फिर उसका वो फिर कनेक्टिविटी का कोड फिर आपको वो सब करना पड़ेगा। हाँ जाहिर है, वो डेटाबेस तो जिस लोकल मशीन पे स्टोर होगा वो वहीं से कनेक्टिविटी उठाएगा ना। जहाँ पे आपका एसक्यूएल सर्वर है वो जिस मशीन पे स्टोर है, जिस मशीन पे चल रहा है लोकली, लोकल जिस मशीन पर है वो वहीं डेटाबेस स्टोर होगा। तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, आप इस वजह से पूछ रहे हैं टीम मेंबर, तो जो डेटाबेस के जो टेबल्स बनाए, एक बंदा ऐसा करे कि वो टेबल्स की क्यूरीज वगैरह बना ले, टेबल्स के नाम वगैरह, और वो दूसरे मेंबर को बता दे, सो दैट कि वो अगर कोड कंबाइन करना हो तो टेबल्स के नाम उनको पता हो, वो आपको कोड सेंड कर दे, और जिसके पास लोकली आपके पास डेटाबेस स्टोर है, इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो वहां से उन क्यूरीज को रन कर ले, ताकि टेबल नेम सेम हो। बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो है आप पे कि अब फोन बुक में आप इनहेरिटेंस कैसे यूज कर सकते हैं। फोन बुक में इनहेरिटेंस यूज हो सकती है कि आप जो है वो पर्सन की क्लास बना लें, एट्रीब्यूट्स कॉमन पर्सन में रखें, फिर उसके बाद फर्दर जो है वो पर्सन जो है वो एदर एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, मतलब आप कैटेगराइजेशन ऐसे कर सकते हैं ताकि सर्चिंग में आसानी हो। अगर मुझे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है कि स्टूडेंट कौन सा है, या हम एड्रेस वाइज कर सकते हैं, सिटी वाइज कर सकते हैं। फोन बुक है, सिटी है, ठीक है, तो मेन आपके पास कंट्री पाकिस्तान, उसके बाद सिटीज कराची, लाहौर, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप अपने लोकल सिस्टम पे चलाओगे ना, जूम की मीटिंग से, जैसे पीएफ की हुई थी इवैल्यूएशन, आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे और मैं सिर्फ एज ए जो है वो यूजर मेंबर आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा, प्रोजेक्ट का है कि पेपर कब से स्टार्ट होने हैं, कुछ पता है स्केड्यूल? अगस्त के मिड में आई गेस, 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ। तो हम इसको रखेंगे एंड में, जुलाई के एंड, लास्ट वीक। अभी 13 है, सो हम 26, 27, 26 जुलाई, 27 जुलाई, इसीलिए आप इस सैटरडे तक ये मार्क्ड एक्टिविटी है। अब तक आप अपने प्रोजेक्ट का जितना काम हो चुका है उसकी एक वीडियो बना के मुझे काइंडली सेंड कर दें, जो कि एक मार्क्ड एक्टिविटी है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा लेक्चर पे आते हैं, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और अगर आपके पास क्यूरी हो तो वो फिर हम व्हाट्सएप पे सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन हो गई। नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है कि वो क्लासेस जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन है, जो मल्टीपल क्लासेस में कॉल हो सकते हैं, उनको हर क्लास में बार बार रिपीट करने के बजाय मैंने एक पेरेंट क्लास में वो सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर दिए, और बाकी जो चाइल्ड क्लास है उसको इनहेरिट करवा दिया पेरेंट क्लास से। तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे चाइल्ड क्लास के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, चाइल्ड क्लास भी उसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है, दैट इज इनहेरिटेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखी थी हमने, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखी थी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखी थी हमने, हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखी थी, और मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने कहा था कि हम सी शार्प में डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते। मींस एट अ टाइम एक चाइल्ड दो पेरेंट से इनहेरिट नहीं हो सकता। वो भी हमने देखा था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कि अगर दोनों क्लासेस में जो पेरेंट क्लासेस हैं जिससे चाइल्ड इनहेरिट होना चाह रहा है, अगर दोनों क्लासेस में एक ही नाम के दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो कैसे पता चल, चाइल्ड में मैं उसको प्रिंट करवा रही हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि चाइल्ड
पेरेंट ए वाले को कॉल कर रहा है या पेरेंट बी को, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी बताई थी कि जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करती हूँ, ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, तो वो चाइल्ड क्लास से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ऐसे ही होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक क्लास दो क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, पेरेंट ए और पेरेंट बी, तो जब मैं चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तो चाइल्ड किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ए को या बी को। इसीलिए सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव नहीं कर सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर हम अचीव करना चाहें तो उसके लिए हम एक इनडायरेक्ट वे यूज करते हैं, दैट इज इंटरफेस। A class can inherit multiple interfaces, but a class can inherit only one class. इनहेरिट तो हमेशा एक ही क्लास होगी, लेकिन इम्प्लीमेंट एक से ज्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं। तो वो जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे वहां पे हम इंटरफेसेस जाके देखेंगे डिटेल में। ठीक है। और थर्ड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स, एक ही नाम की डिफरेंट टाइप्स। तो जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे होते हैं, टू टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती है हमारे पास, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग विद इन अ क्लास होती है और ओवरराइडिंग आउटसाइड द क्लास इनहेरिटेंस में होती है। ओवरलोडिंग जो है वो मेरे पास कंपाइल टाइम बाइंडिंग है और ओवरराइडिंग इज रन टाइम बाइंडिंग। आपका प्रोग्राम जब कंपाइल हो रहा होता है ओवरलोडिंग में, तभी उसको पता चल जाता है कि कौन सा वाला मेथड कॉल करना है। ओवरराइडिंग में जब तक प्रोग्राम रन नहीं होता, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन कि कौन सा मेथड कॉल होगा। मेथड ओवरलोडिंग मींस कि मेथड, कंस्ट्रक्टर और ऑपरेटर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। और ओवरराइडिंग की डेफिनेशन क्या है, मेथड्स, फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर्स हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट। ठीक है। सो जो कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है, जिसको हम ओवरलोडिंग कह रहे हैं, दैट इज एयरली बाइंडिंग। ठीक है। एयरली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग, जब कंपाइल टाइम पे ही वो पता चल जाता है, इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं। और जो आपके पास ओवरराइडिंग है, दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, जिसमें हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग, हम ओवरलोडिंग डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग में हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मींस कंस्ट्रक्टर जो है सेम नेम के होंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होंगे जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग भी हम देख चुके हैं। थर्ड टाइप ऑफ ओवरलोडिंग इज रिमेनिंग, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि स्टार्ट से ही आप कंसंट्रेट करें। पहले इसको देख लेते हैं कि है क्या ये, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कैसे क्या क्या चीजें ओवरलोड हो सकती हैं, कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक प्रैक्टिकल, एक से दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेंगे। सो नाम से, अच्छा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मींस हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं। एक ही नाम के, क्लास के नाम के ही मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनेंगे बट सबके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। इसी तरह फंक्शन या मेथड नेम सेम होंगे बट पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास, व्हाट इज ऑपरेटर। जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं तो पहले जरूरी है कि हम पहले तो ये समझें कि ऑपरेटर क्या है। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, बट पीएफ में भी पढ़ा होगा। सिंबल्स, कौन से सिंबल्स, जी आदि, कौन से सिंबल्स। एग्जैक्टली, ऑपरेटर्स मींस हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम यूज कर रहे हो, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, कुछ याद आ रहा है। यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। बाइनरी ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड इसके अंदर रिलेशनल, लॉजिकल, बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। सो दीज ऑल आर द ऑपरेटर्स। ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं कहीं कह रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है ए जिसकी दो फील्ड्स मैंने दे दी, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट बी जिसकी दो फील्ड्स मैंने दे दी। अब मैं कह रही हूँ a प्लस बी, तो अब मैं क्या कह रही हूँ, ऑब्जेक्ट को प्लस करो। सो ऑब्जेक्ट ए की फर्स्ट वाली वैल्यू को ऑब्जेक्ट बी के फर्स्ट वाली वैल्यू से ये ऐड करेगा, ऑब्जेक्ट बी की फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को ऑब्जेक्ट टू की सेकंड वाली वैल्यू से ये प्लस करेगा। सो वहां पे हम a प्लस बी जो बाइनरी ऑपरेटर यूज होता था उसको हम यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोड किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि हम अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के बिहेवियर की बेसिस पे
प्लस के सिंबल को ओवरलोड कर रहे हैं, यानी कि अब प्लस वैसे काम करेगा जैसे मैंने कोड में उसको बताया है। इट मींस आई कैन डिफाइन, जो पहले से प्री डिफाइन ऑपरेटर्स हैं उसको हम अपनी ओन मीनिंगफुल डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अपडेट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑपरेटर इज said to be overloaded if it is defined for multiple types. In other words, overloading an operator means making the operator significant for a new type. यानी कि मैंने एक ऑपरेटर लिया, लेट्स से प्लस। प्लस यूजुअली क्या कर रहा होता है, दो नंबर को सम कर रहा होता है। 10 + 20 = 30। बट व्हाट इफ कि अगर मैं कह रही हूँ एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। अब मैं कह रही हूँ a + b, तो a तो एक ऑब्जेक्ट है, a एक वैल्यू तो है नहीं, और b क्या है, b भी एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैंने ऑपरेटर कौन सा यूज किया है, प्लस। तो अगर मैं a + b को ओवरलोड किए बगैर a + b करूंगी तो मुझे एरर देगा। इट मींस कि मैं अब उस जो प्लस ऑपरेटर है मेरे पास, वो ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से यूज हो रहा है। तो जब वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से यूज हो रहा है, नाउ आई हैव टू गिव मीनिंग फॉर इट, कि अगर प्लस का ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा तो वो कैसे वर्क करेगा। तो उसकी वर्किंग बताने के लिए मैं प्लस के ऑपरेटर को खुद से जाके एक मीनिंग दे सकती हूँ। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज दैट कि पहले से प्री डिफाइन ऑपरेटर जो हैं उनको आप अपने रिस्पेक्ट से रीडिफाइन करें, यानी कि खुद से आप एक और मीनिंग दें। built-in overloads. Most operators are already overloaded for fundamental types. For example, A divided by B. The operand type determines the machine code created by the compiler for the division operator. If both operands are integral types and integral division is performed, अगर दोनों values integer हैं, A भी integer है और B भी integer है, तो result क्या आएगा, integer में आएगा। इन ऑल अदर केसेस फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन अकर्स, और बाकी सारे केसेस में क्या होगा, फ्लोट में, अगर ए फ्लोट में है और बी भी फ्लोट में है तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी फ्लोट में आएगा। दैट इज अगेन, ये कौन सी ओवरलोडिंग है, बिल्ट इन, जो पहले से इसने ओवरलोड किया है डिवीजन के लिए, कि अगर दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर में आए, अगर दोनों वैल्यू फ्लोट है तो भी फ्लोट में आए, दोनों में से कोई एक भी फ्लोट में है तो भी फ्लोट में आए। तो दैट इज बिल्ट इन ओवरलोड, जो पहले से ओवरलोड हुआ है। Thus, different actions are performed depending on the operand types involved. यही डिवीजन के ऑपरेटर को मैं मल्टीपल वैल्यूज के साथ, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू के साथ यूज कर सकती हूँ, और हर किसी के साथ इसका बिहेवियर चेंज होगा। जब इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होगा तो इंटीजर रिजल्ट आएगा, जब फ्लोट इंटीजर से डिवाइड होगा तो फ्लोट रिजल्ट आएगा, जब इंटीजर फ्लोट से डिवाइड होगा तो भी फ्लोट रिजल्ट आएगा। तो ऑपरेटर तो एक ही है, बट इसका बिहेवियर क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू डेटा टाइप चेंज हो रहा है। अच्छा, अब क्या है, ओवरलोड्स फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स। ठीक है, ओवरलोड, अब हम एज अ यूजर, एज अ प्रोग्रामर, हम खुद से किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करें, यानी कि ओवरलोडिंग का मतलब ये है, जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, कि हम किसी भी पहले से बने हुए ऑपरेटर को अपनी मीनिंग के हिसाब से डिस्क्रिप्शन दें, कि अगर प्लस यूज होगा तो ये प्लस ऐसे काम करे। तो ऐसे जो काम हम करवा रहे हैं वो हम खुद बताएंगे उसको, कि अगर प्लस यूज हो रहा है तो ये किस तरीके से यूज हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद यूजर डिफाइंड टाइप्स एज वेल, यानी कि यू कैन यूज ऑपरेटर्स फॉर योर ओन डिफाइंड टाइप्स। आप प्लस को अपने हिसाब से भी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। Although C# does not allow new operators to be created, it does allow most existing operators to be overloaded. इसका मतलब ये है कि आप खुद से कोई ऑपरेटर नया नहीं ला सकते, लेकिन पहले से बने हुए एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, सो दैट व्हेन दे आर यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स, ताकि जब वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो, दे हैव मीनिंग एप्रोप्रिएट टू दोस ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली वो वैसे ही काम कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, द इफेक्ट ऑफ प्लस ऑपरेटर कैन बी स्टेपुलेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास क्लास है पॉइंट की, मैंने पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 1,2। ठीक है, मैंने इसमें दो वैल्यूज पास कर दी पॉइंट की क्लास में। फिर मैंने सेम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट
3,4। अब क्या होगा जब मैं पॉइंट सी, यानी कि मैंने कहा कि एक और ऑब्जेक्ट बनाओ जो कि पॉइंट सी होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस बी, यानी कि a को b से प्लस कर दो। बट अगर आप एक चीज यहाँ पे देखें कि a और b आर नॉट वेरिएबल्स नाउ, दे आर ऑब्जेक्ट्स। a भी एक ऑब्जेक्ट है, b भी एक ऑब्जेक्ट है, और मैं कह रही हूँ a को b से प्लस कर दो। तो अब ये प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ बाइनरी ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा, अब ये एज अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज हो रही है। ओवरलोडेड ऑपरेटर है यहाँ पे प्लस। ये क्या करेगा, ए की फर्स्ट फील्ड उठाएगा, बी की फर्स्ट फील्ड उठाएगा, दैट इज 3। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है ए और बी, ये ए बी इस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं क्या कह रही हूँ इन दोनों को प्लस कर दो। सो ये कैसे प्लस करेगा, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि ये बाइनरी ऑपरेटर है, दो इंटीजर वैल्यूज को या दो फ्लोटिंग वैल्यूज को ऐड करता है। 10 प्लस 20 होता तो आराम से कर देता। और फिर रख भी रहा है एक सी में, सी में मतलब अगेन सी के दो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे इस क्लास के दो एट्रीब्यूट्स हैं, तभी मैंने हर ऑब्जेक्ट के साथ दो दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पैरामीटराइज करवाए व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये प्लस क्या काम करेगा, इट मींस क्या, आई हैव टू डिफाइन दिस प्लस फॉर माय ओन डिस्क्रिप्शन। मैं अपने हिसाब से इस एक ही जो है एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। तो ये कैसे होगा, थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट बी मेंबर ऑफ क्लास और स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ओवरलोडेड ऑपरेटर होंगे वो आपके क्लास के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये मस्ट हैव स्पेसिफिक मॉडिफायर्स, पब्लिक होने चाहिए और स्टैटिक होने चाहिए, इट्स मैंडेटरी। जब भी आप, जी साकिब कोई क्यूरी है बेटा साकिब? लास्ट वाली एग्जांपल कौन सी, पॉइंट वाली? ये मैं अभी इसको ही मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये कैसे होगा, क्योंकि अभी इसका कोड नहीं है ना, अभी इसका मैं इसको ओवरलोड करके दिखाऊंगी। ठीक है, a प्लस बी, अब यहाँ पे ये प्लस जो है एज अ बाइनरी ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मुझे इसको काम करने के लिए इस प्लस को, क्योंकि प्लस तो दो इंटीजर या दो सेम टाइप की डेटा वैल्यूज को ऐड करता है, लेकिन a यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, b यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और इसका रिजल्ट ऐड होके एक थर्ड ऑब्जेक्ट में स्टोर होना है। इट मींस आई हैव टू गिव सम डेफिनेशन टू दिस प्लस। इस प्लस को मुझे एक्सप्लिसिटली ऐसा प्रोग्रामर जाके एक मीनिंग देनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि ये कैसे देंगे, लेकिन ये बताने से पहले जब आप ओवरलोड करने जा रहे होते हैं किसी ऑपरेटर को, तो उसकी कुछ जो है वो सिंटेक्स है, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं डिस्कस कर रही थी कि वो रूल्स क्या हैं। सो फर्स्ट रूल आपके पास क्या है जब आप ऑपरेटर को ओवरलोड करने जाएं, कि आपके पास जो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने जा रहे हैं, पब्लिक का मॉडिफायर यूज होना जरूरी है और स्टैटिक होना जरूरी है, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, वही वाली एग्जाम्पल है पॉइंट वाली। ठीक है क्लास, कोशिश कीजिएगा जरा स्टार्ट से ही आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, पब्लिक क्लास पॉइंट, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई पॉइंट की, ये वही वाली क्लास जिसका मैं ए और बी का वो एग्जाम्पल थी, ये वही उसी उसी की कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, और इस क्लास के दो एट्रीब्यूट्स है, दोनों मैंने पब्लिक रखे हैं, एक एक्स और एक वाई, दोनों डेटा टाइप इंटीजर है और एक्सेस मॉडिफायर इज पब्लिक। और फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिससे मैं कह रही हूँ पब्लिक पॉइंट, जो दो इंटीजर वैल्यू लेगा, फर्स्ट वन को ए में स्टोर करेगा, सेकंड को बी में स्टोर करेगा। ए की वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगी और बी की वैल्यू वाई में असाइन हो जाएगी। ये वो काम है जो आज तक हम करते आ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई एतराज तो नहीं है? ये अभी तक मैं ब्लैक पोर्शन ऑफ क्लास एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी यहाँ पे नहीं आई। यहाँ तक सब क्लियर है सबको? ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब मैं मेन के मेथड में आ गई। ठीक है, अभी रेड वाला पोर्शन बाद में एक्सप्लेन करूंगी। मेन के मेथड में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट a इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 1,2। ये क्या करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ये वाला पैरामीटराइज चेक करेगा कि क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो दो इनपुट ले रहा है और दोनों इंटीजर है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर है। 1 की वैल्यू a में पास हो जाएगी और 2 की वैल्यू b में पास हो जाएगी, और इसी तरह
ए के थ्रू एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और बी के थ्रू वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो ऑब्जेक्ट ए के लिए, यानी कि इस क्लास को जो मैंने ऑब्जेक्ट ए बनाया है, इसके लिए एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। इसी क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दिया बी, और मैंने दो वैल्यू पास कर दी, इंटीजर वैल्यू 3,4। सो ये 3 वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? इस ए में और ए के थ्रू एक्स में, और 4 वाली वैल्यू बी में और बी के थ्रू y में। तो ऑब्जेक्ट b के लिए x की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई और y की वैल्यू मेरे पास 4 हो गई। आप चाहे तो पेपर पेन पे इसको जरा नोट भी कर लें। ऑब्जेक्ट a के लिए x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली ऑब्जेक्ट b के लिए x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने कोई नया काम नहीं किया। अब जो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताने जा रही हूँ ना, ये अब है काम जो हम नया करने जा रहे हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे इन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना है, मतलब प्लस करवाना है। बट प्लस का कैसे काम करता है? प्लस को वर्क करने के लिए दोनों साइड पे कोई वैल्यू चाहिए, कोई इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू या कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू, जो हम या तो वेरिएबल्स भी दें तो उन वेरिएबल्स में कोई वैल्यू हो। लेकिन मैं इसको यहाँ पे दे रही हूँ, एक थर्ड ऑब्जेक्ट बना रही हूँ विच इज पॉइंट सी। शेयरिंग हो रही है क्लास आपके पास? ओके, ठीक है। अब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रही हूँ विच इज पॉइंट सी, और मैं इसको क्या कह रही हूँ? इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये ए क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली बी क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और इसके बीच में मैं प्लस यूज कर रही हूँ। ये वो प्लस है जो दो सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू को ऐड कर रहा है। ठीक है, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 8 11, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 6 12, जिसके दोनों एंड पे कोई लिटरल होना चाहिए या कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई ऐसा वेरिएबल जिसमें वैल्यू हो। लेकिन अब यहाँ पे प्लस के साथ दो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, और उन दो ऑब्जेक्ट की हर ऑब्जेक्ट की अपनी दो दो वैल्यूज हैं। अब मैं कह रही हूँ ए में बी को प्लस करो, तो ये कैसे प्लस करेगा? ए भी एक ऑब्जेक्ट है, बी भी एक ऑब्जेक्ट है। इट मींस के अब इस प्लस की डेफिनेशन मुझे ओवरलोड करनी पड़ेगी। मतलब मुझे एज अ प्रोग्रामर खुद से जाके एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि जहां मैं ऑब्जेक्ट के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करूं, तो ये उन ऑब्जेक्ट को इस सीक्वेंस में प्लस करे। तो ये काम हम कहाँ करेंगे? ये हम क्लास में करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अभी हमने देखा कि जब भी आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करने जाएं तो सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और स्टैटिक होना मैंडेटरी है। ये हमने यहाँ पढ़ा, इससे ऊपर वाली स्लाइड में, पब्लिक एंड स्टैटिक। तो तब जब हम ओवरलोड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पब्लिक, स्टैटिक, फिर उसके बाद आएगा क्लास का नाम, दैट इज पॉइंट। क्लास का नाम, क्योंकि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो ऑपरेटर का कीवर्ड, ताकि कंपाइलर को हम बता सकें कि हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। सो ऑपरेटर क्या है? ये एक कीवर्ड है जो हम बताने जा रहे हैं कि कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज प्लस। यहाँ पे वो ऑपरेटर आएगा जिसको आप ओवरलोड करने जा रहे हो, जो ये वाला प्लस। प्लस, और इसमें आप क्या एट्रीब्यूट्स बताओगे इसके आर्ग्यूमेंट्स में? कि ये दो वैल्यूज ले, और वो दोनों वैल्यूज क्या हो? दो ऑब्जेक्ट हो। यानी कि जब भी मैं प्लस को कॉल करूं यहाँ पे, तो इसके साथ जो वैल्यूज आ रही हो वो दो ऑब्जेक्ट हो। यानी कि ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है और ये बी भी एक ऑब्जेक्ट है। सो ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू, इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या दे रहे हैं? पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। ठीक है, और अब इस ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या बताएंगे? रिटर्न करो एक न्यू पॉइंट, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। और किस तरीके से करो? p डॉट एक्स प्लस क्यू डॉट एक्स। यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की s वैल्यू है उसको सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट की फर्स्ट वैल्यू से प्लस करो। यानी कि ये पॉइंट p यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट वन। q यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट
टू। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि आप क्या एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो दैट वुड बी p डॉट x, यानी कि ऑब्जेक्ट वन का x कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट टू यानी कि जो q है q का फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, कॉमा p डॉट y यानी कि ऑब्जेक्ट वन का y वाला कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट टू का y वाला कोऑर्डिनेट। इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो और एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, और वो नया ऑब्जेक्ट कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, C में। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, जैसे a प्लस बी, तो प्रोग्राम को एंट्री तो मेन मेथड से मिलेगी, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट C इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये जैसे प्लस इसको पता चल गया कि ये ओवरलोडेड मेथड है, ऑपरेटर है जिसकी डेफिनेशन प्रोग्रामर ने यहाँ दी है। तो ये जो a है ये पॉइंट P पे चला जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट a को की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पॉइंट P में, और b जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पास हो जाएगा, पॉइंट Q में। फिर ये रिटर्न क्या करेगा, p डॉट x, यानी कि p डॉट x मीन्स a डॉट x, तो a की x वैल्यू क्या है 1, प्लस उसमें प्लस करेगा q डॉट x, यानी कि ऑब्जेक्ट b का x 3, 1 प्लस 3 4, कॉमा p डॉट y मीन्स आपके पास जो है पॉइंट 1, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके y कोऑर्डिनेट 2 प्लस q डॉट y, यानी कि जो ऑब्जेक्ट b है इसका y वाला कोऑर्डिनेट दैट इज 4, सो 2 प्लस 4 6, तो क्या रिटर्न करेगा 4 कॉमा 6, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पॉइंट C में, यानी कि एक और थर्ड ऑब्जेक्ट बना देगा जिसके लिए x की वैल्यू 4 हो जाएगी जो ये वाली 4 पास हुई थी, और y की वैल्यू 6 हो जाएगी। अभी ये मेरे ख्याल में मीटिंग एंड होने वाली है, इसी मीटिंग आईडी पे फौरन दोबारा से ज्वाइन करें। मैं इस कोड को जो है वो आपको रन करके भी बता देती हूँ, इसका कोड मैं आपके सामने करती हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं इसको वर्क करके दिखाती हूँ। तो भी ऐसे ही करेंगे, 5 होंगे तो p डॉट x p डॉट y जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे वैसे ही करेंगे। न्यू का कीवर्ड यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो दो नए ऑब्जेक्ट की वैल्यू आई है उन दो नए ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को ऐड करके हम एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है यानी कि c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या करेगा, रिटर्न करेगा दो वैल्यूज, और वो दो वैल्यूज इस नए ऑब्जेक्ट में जाके, क्योंकि इस c के साथ मैंने न्यू का कीवर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, मैंने सिंपल a प्लस बी किया है, तो ये जैसे ही इसको प्लस का सिंबल मिलेगा ये यहाँ इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, जैसे एक मेथड कॉल होता है ये प्लस को देख के यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, a को पूरी वैल्यूज p में सेट कर देगा, b की वैल्यूज q में सेट कर देगा, और रिटर्न करेगा इन दोनों को सम करके एक नया ऑब्जेक्ट, और वो न्यू ऑब्जेक्ट C पे स्टोर हो जाएगा। मीटिंग एंड होने वाली है।